गौतम बुद्ध के अनुसार 15 रहस्यमय तरीके, जिन तरीकों को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना के अपनी खुद की वैल्यू बहुत बढ़ा सकते हैं और समाज में आपकी इज्जत इसकी वजह से बहुत बढ़ जाएगी। लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। इन 15 तरीकों को बताने के बाद हम आपको गौतम बुद्ध की एक रहस्यमयी कहानी बताएंगे, जो कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि मन को कैसे नियंत्रित करना है और मन क्या है। तो चलिए उन 15 तरीकों के बारे में जानते हैं। कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि लोगों की वैल्यू कैसे बढ़ाए, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं सुनता और उनकी इज्जत नहीं करता। तो हम आपको बताएंगे इस समाज में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि लोगों के बीच खुद की इज्जत कैसे बढ़ाएं। वह कहते हैं ना कि इज्जत गंवाने में सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन इज्जत बनाने में काफी समय लग जाता है। यह समय महीनों में भी हो सकता है और सालों में भी। जिस व्यक्ति को समाज में इज्जत नहीं मिलती, वह हमेशा प्रसन्न रहता है और मानसिक रूप से कमजोर भी होता चाहता है। इसलिए इस बात का पता होना बहुत ही जरूरी है कि सोसाइटी में अपनी वैल्यू कैसे बनाएं, ताकि आप खुद में सुधार करके ऐसा करने में कामयाब हो पाए। कुछ लोग वैसे तो अच्छे खासे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने खुद के महत्व का पता ही नहीं होता। अगर वह खुद में थोड़ा सा भी सुधार कर लें तो उनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो कुछ जरूरी बातों को इग्नोर करते हैं, जिस वजह से इतना सम्मान हासिल नहीं कर पाते। यहाँ हम आपको स्वयं की वैल्यू बढ़ाने के उपाय बताएंगे। उन्हें मानकर एक ऐसा आदमी भी अपने हाथ से बना सकता है जिसमें फिलहाल कोई भी खूबी ना हो। किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मान ना मिले तो वह हीन भावना का शिकार हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इज्जत कमाने में समय लगता है। ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि सोसाइटी में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं। आपको इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करें। पहला उपाय, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें। बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, उन्हें लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं? हमेशा नहाए धोए रहे, अच्छे कपड़े पहने और अपनी दाढ़ी और बालों को सेट करके रखें। सबसे पहली चीज आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितनी ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं। इसलिए कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो चलिए बढ़ते हैं। हमारे दूसरे उपाय की तरह दूसरा उपाय, किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बनाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दे। आपको भगवान श्री कृष्ण की उस बात पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस आपको एक गलत कार्य ना करें। अपने अंदर के डर को कैसे दूर भगाएं, आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी चीज को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। नीडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दें। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू ही कम कर देता है। ऐसा होने पर लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते। उनका यही सोचना होता है कि अरे, उसे तो चाहे कभी भी बुला लो या फिर उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप आ जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज के जमाने में लोगों का थोड़ा वेट कर आना बनता है, तभी वह आपका सम्मान करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय, अपनी जुबान को पूरा करें। आज के दौर में बहुत ही कम ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने द्वारा किए गए वादों पर खरे उतरते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरी कीजिए। आपने लोगों के सामने जो कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कह दिया। अब आपको वो काम पूरा करवाना ही है।
ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सभी उसकी इज्जत करते हैं, तो चलिए बढ़ाते हैं। हमारे 5वें उपाय की तरफ। 5वां उपाय, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गांव या शहर के सभी लोग आपको कब पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। सोसाइटी में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यही वह मौके होते हैं जब आप सब लोगों की नजर में आते हैं, लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ती है। जब भी गांव या शहर के लिए कोई धर्म का काम या लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो जरूर करें। तो चलिए बढ़ाते हैं। हमारे 6ठे उपाय की तरह उपाय, समय का सदुपयोग करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी एक अलग शानदार रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ दीजिए। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है क्या जो अपने जीवन को इतनी अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में खराब कर रहे हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपको नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को लाभ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें उपाय की तरफ। 7वां उपाय, कामयाब बने। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी खुद ब खुद इज्जत करने लग जाते। फिर आपको किसी से जानने की जरूरत ही नहीं है कि अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ कामयाब लोगों की ही कद्र करते हैं। जीवन में सफल कैसे बने? आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप सफल नहीं है, आपके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है या आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछते तक नहीं है। इसलिए जितने भी युवा हैं वह सबसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान दें। सफल हो गए तो लोग अपने आप रेस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 8वें उपाय की तरह। 8वां उपाय, दूसरों से ज्यादा नॉलेज हासिल करें। अगर आप अपने मोहल्ले या गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर तरह से अपडेटेड रखना होगा ताकि जब आप बोले तो सभी लोग ध्यान लगाकर सुने। इसके लिए आप टीवी पर न्यूज़ वगैरह देखते रहे और न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहे। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 9वें उपाय की तरफ। 9वें उपाय, आप बेबाकी से जवाब दें। आज वो दौर है या कमजोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी से दबने के बाद को बार बार आप पर कटाक्ष करने लगते हैं। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपके मजे लेने लगते। आपको ऐसा होने से रोकना होगा। स्मार्ट कैसे बने? अगर कोई आपसे मस्ती में आकर बात कर रहा है तो उससे आंख से आंख मिलाकर बेबाकी से जवाब दें ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग तुरंत समझ जाएं कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है। आजकल अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे 10वें उपाय की तरह। 10वां उपाय, अपने टैलेंट को शो कीजिए। कुछ लोग वैसे तो हर वक्त सोचते रहेंगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वह नहीं उठाते। जी हाँ, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट कि किसी व्यक्ति की नहीं। वह दौर गया जब आदमी की इज्जत की जाती थी। आज के जमाने में इज्जत हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे हुनर को लोगों को दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको कहां समझे। इसीलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर है उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए। 11वां उपाय, अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करें। आजकल जमाना दिखावे का है। अगर आपसे पैसे कमाकर जमा करते रहेंगे लेकिन उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में रिस्पेक्ट करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाते हैं। आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं। अपने पैसे से कुछ ऐसे काम करिए या ऐसी चीजें खरीदी हैं जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें उपाय की तरफ। 12वां उपाय, महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का भी स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी अच्छी रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो महिलाओं की इज्जत करना सीख ले। याद रखें, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्द आपके एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में बात फैलेगी कि आप वाकई एक सम्माननीय और अच्छे व्यक्ति हैं।
वहीं अगर आप महिलाओं की नजर में गिर गए तो अपनी इज्जत बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर ये काम लगभग असंभव हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे 13वां उपाय की तरह 13वां उपाय है, कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके, टिप्स तो कई है, पर यह वाला एक ऐसा तरीका है, एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हां, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं। अपने सपने को कैसे पूरा करें? आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी साख बन जाए। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई धर्म का ऐसा काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिल पाए। उपाय 14, व अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। एक मजबूत इंसान वह होता है जो अपने दुख को खुद अकेला झेलता है, लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता ही है, क्योंकि यह एक खास गुण है जो सब में नहीं होता। आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें खेला जा सके और लोगों के बीच उसकी खिल्ली उड़ाई जा सके। आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 15वें उपाय की तरह। उपाय 15वां उपाय है, सबके साथ प्यार से रहे। इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों को इज्जत देता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा देता है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबके साथ प्रेम के साथ बात करें। उनके साथ जब भी समय बिताएं, हंसते मुस्कुराते रहें। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत करेगा। इस तरह से यदि आप वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करते हैं, निश्चित ही लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आप लोगों की नजर में एक अलग ही व्यक्ति होंगे और आपकी इच्छा भी उन्हें आपकी इज्जत करने को मजबूर कर देगी। तो मैंने तो आपको अपनी इज्जत को कैसे बढ़ाएं, ये तो बता दिया। अब हम गौतम बुद्ध की एक रहस्यमयी कहानी से जानेंगे कि अपने मन को कैसे समझे और उसे पर विजय पाने के लिए कौन सी विधि का पालन करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है, और इसके लिए हम कहां से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे बस में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यस्तता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालच की व्यस्तता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है, उसके व्यस्तता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है, उससे उसे दुख मिलता है, और यही दुख उसका अनुभव है, और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति कर देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है, और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस एक प्रश्न को समझना आवश्यक है, और वह प्रश्न है कि आप अपने मन को वश में करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, और क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसीलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है, यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति है, जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है, और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर
जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहां पर एक बात समझ नहीं आता। शक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाए, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहां पर खोजें, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग शांत भरे पड़े हुए हैं। मैं और आप इस इंटरनेट के बदौलत ही जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप मेरे इस वीडियो को देख पाते? नहीं ना दोस्तों। तो चलिए कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति ये दावा करता है कि वह ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, वह कैसे पता लगेगा? वह कहते हैं कि यही तीसरा चरण है, और वह चरण है सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति खुद से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसीलिए नहीं कर लेना कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। यह दोनों ही अतियां हैं। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्द ही उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी, और आपका विश्वास किया था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अंखियों में ही भटका आता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। वह कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है? बुद्ध कहते हैं कि केवल दो गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत ना करना, और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय न करना, और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का पांचवा चरण। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लोग तो उसे जागरूकता के साथ, बिना जागरूकता के साथ दिया गया। एक भी क्षण मृत्यु के समान है, और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वह कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही छठा चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने की इच्छा है, चरणों को ध्यान से समझो। अपने मन को समझने के 6 चरण कौन कौन से हैं? चलिए जानते हैं। पहला चरण थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि अमन ही दुख के बीच होता है। दूसरा चरण किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्त, पानी का मार्ग बता सके। तीसरा चरण सुनना। चौथा चरण चुने हुए को कार्य में लाना।
पांचवा चरण जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटके न। छठा चरण ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही बदनाम है, जिस पर बैठकर RS1 नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती 5 चरण बहुत आवश्यक है। अभी आप कौन से चैनल पर, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही गुजरता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं? एक सच्ची कहानी से तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी एक कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो उसके कलाकारी को देखकर हमसे ना बढ़े। बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देख हंसते हंसते लौटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसीलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वह इस बार असफल न हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखानी शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। भराजा उस कलाकार को कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि वह इस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगू जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूं। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करें राजन, पर मैं जो भी मांगो शायद आप होते ना पाए। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहां भी अहंकार बीच में आ जाता है वह काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वह कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस यह कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तू हद में रहकर मांगेगा मैं तुझे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है कि तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटों के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुन राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हरित में रहकर मांगने को कहा था, वरना यह तो हमेशा के लिए राजा बंद था। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वो पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि बार आजा कोई और नहीं बल्कि आप है, और वह कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जो वही कहता है वही आप करते हैं और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही लग जाता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मजे में ही डूबकर अपनी सुध बुध खो देना समस्या है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझ गए। हम अपने मन को काबू में कैसे करें, अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? दोस्तों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं कर पाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप लोग अहंकार और लालच ऐसे बुरी चीजों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे पूरे काम करवाता है, और जब आप प्रेम, दया और कुछ अच्छा जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन अच्छे काम करता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह समस्या है। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आने ही बंद हो जाए। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण,
किसी से कोई वादा कर देना, ठीक उसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण, आत्महत्या करना। अगर आप बड़े जागरूकता के साथ यह देख पाए कि सुख और दुख, इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना दुख और पीड़ा को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इस बात का यह अर्थ निकाल लेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगर आप सुख और दुख इन दोनों की अति में निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, तो आप वहीं रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूं। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं। जब आपको काम कर रहे होते हैं, जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता है, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए, मगर आप वह काम फिर भी करे जाते हैं, क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। उदाहरण के लिए, चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं, क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मजा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको पता चलता है कि आप अपने ही नजरों में छोटे बन गए हो। आप दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया इस सूत्र में आपको आज बताता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और वह सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआती बहुत मजा आए तो वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर फनी और गंदे वीडियो देखना, वेब सीरीज, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठाना इत्यादि। और जिन कामों को शुरुआती में करने में कब मजा आता है या बोरियत महसूस होती है, वह काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए, किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना इत्यादि। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआत ही नहीं मजा होता है, और अच्छे कामों में या देर से लगता है, क्योंकि अच्छे कामों में मजा देर से मिलता है। इसलिए मजे के पीछे न भागे, बल्कि सही काम के पीछे भागे। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको अपने मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, यह बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखिए। दिमाग को कंट्रोल कैसे करें, जानिए मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका। दोस्तों, ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, और यह बात सच है केवल उन लोगों के लिए जिन्हें यह पता नहीं है कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है, उनके लिए अपने मन को कैसे नियंत्रित करना आसान है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। हमारा मन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन को हम सब बुद्धि के नाम से जानते हैं। यह हमारे भीतर एक प्रिंटर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है, उसे यह जांचता और परखता है। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है। परंतु अवचेतन मन ऐसा नहीं है, उसका कार्य अलग है। हमारे अवचेतन मन सही और गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता है। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन में भेज देता है, वह उसका विरोध नहीं करता है, चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों ना हो। एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमजोर कहता है, मगर आप कमजोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। मगर जब वह व्यक्ति उसी बात को आपसे बार बार कहेगा और उसी के साथ ही अन्य लोग भी उसी बात को बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मान ले और आपके अवचेतन मन में भेज देगा। और अब भी तन मन का काम है, यह बात उसके भीतर चली गई है, उसे सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब हम छोटे हुआ करते थे, उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारा आत्मविश्वास कम होता गया, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजों से और समाज से बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली, और हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान बैठे। हो सकता है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा
कि आप गलत करना तो नहीं चाहते, परंतु फिर भी गलत करते हैं। आप डरना तो नहीं चाहते, लेकिन डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके अवचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारी चली गई हुई है, जिसे वह सच मन बैठा हुआ है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जांच और हमारा आत्मविश्वास कम हो चुका है। अब आप इसका समाधान समझिए। अब तक आपने यह समझा कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर एक लाइन में कहूं कि मन क्या है, तो हमारा मन जानकारी का एक ढेर है जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई हुई है। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी लेता कहां से है। वह कौन से द्वार है जहां से जानकारी भीतर प्रवेश करती है। अपने मन को कंट्रोल करने के उपाय और समाधान हमारे अंदर जानकारी जाने के 5 द्वार है, और वह है कान, नाक और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों से भी जानते हैं। बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे बस में नहीं है। अगर हम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारी सही जानकारी इस मन को देनी होगी। कम से कम उतनी सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर पहले से पड़ी हुई है। सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझाइए। सही जानकारी वह है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए, और गलत जानकारी वह है जो आपको आपके लक्ष्य से भटका है। उदाहरण से समझिए कि एक सन्यासी का लक्ष्य आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है, तो वह उसके लिए एक गलत जानकारी है। एक और उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको एक गायक बनना है। गायक बनने के लिए रियाज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रियाज करने से रोक रही है, तो वह आपके लिए एक गलत जानकारी है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मन को कहीं पर जाने से रोक दोगे, तो उसे कहीं पर तो भेजना भी तो पड़ेगा। अगर आपके पास लक्ष्य है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यह ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि कितनी गलत जानकारी आपके भीतर जा चुकी है। आपको बस इतना करना है कि आपके पास द्वारों पर, यानी कि जहां से जानकारी भीतर प्रवेश करती है, वह पर जागरूकता का पहरा लगा देना है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश ना करे। पहरा लगती आपको बैलेंस में झूठ जाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैलेंस, किस चीज का बैलेंस? आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में करना है। नकारात्मक का आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। अब बस आपको सकारात्मकता को भरनी है। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है, जिस प्रकार रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। यह तो बस कहने की बात है कि आपको बैलेंस करना है। सच तो यह है कि जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरने लगेंगे, तो आपके अंदर की नकारात्मकता उसी समय मिटने लग जाएगी। दोनों के बीच का बैलेंस होने का तो अवसर ही नहीं आएगा। यहां पर प्रश्न यह निर्माण होता है कि सकारात्मकता को कहां से लाए, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अच्छे लोगों की संगत करिए और उन्हें ऑब्जर्व करके उनसे सीख सकते हैं। अब ये सही लोग आपके पास हो सकते हैं या नहीं भी, आप इंटरनेट बुक्स और वीडियोस के द्वारा इनकी संगत कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप बुद्ध की संगत करना चाहते हैं, तो आप उनके ऊपर लिखी हुई किताबों को पढ़कर और ऑडियो टेप सुनकर उन्हें समझ सकते हैं। ध्यान रहे, हमेशा ऐसी चीजें पढ़े, सुने और देखें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हुई हो। जब आप लगातार अपने भीतर अपने लक्ष्य से जुड़ी अच्छी जानकारी भेजते हैं, तो आपके अंदर की नकारात्मक जानकारी को धोख साफ करती है। तभी हमारा मन गलत जानकारी में उलझा हुआ है, जो अनजाने में हमारे भीतर चली गई हुई है, जिसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन हमारे बस में नहीं है और हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं हैं। वही सुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही देखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, और वही पढ़ो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही करो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर आपका लक्ष्य खिलाड़ी बनना है, तो आपको वही चीजें खानी चाहिए जो आपको खिलाड़ी बनाएं। मन पर नियंत्रण रखने के लिए इंद्रियों पर संयम आवश्यक है, और संयम के लिए अनुशासन आवश्यक है,
और अनुशासन के लिए एक सही निर्णय आवश्यक है जो आपको अभी लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि खुद की कीमत कैसे बढ़ाएं, उनके टिप्स और अपने मन को कैसे नियंत्रित करें, इस पर गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।